गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट है उसके चैप्टर सेकंड के जो सेकंड चैप्टर था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। देन इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर का टॉपिक था वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। उसके बेस पर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व और पार्टनरशिप, साझेदारी के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे तीसरा जो पॉइंट है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे हम संयुक्त पूंजी कंपनी कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। संयुक्त पूंजी कंपनी मतलब ये क्या होता है कि एक कुछ लोग मिलकर, दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक आर्टिफिशियल नेम से एक कंपनी फॉर्म करते हैं, एक कंपनी का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो सरकार के द्वारा जो नीति नियम है उसके आधार पर कंपनी बनाई जाती है और उसका जो भी दायरा होता है वो बहुत ही सीमित होता है। तो यहाँ पर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, वह संयुक्त पूंजी कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से होता है, जिसका दायित्व साधारणतः सीमित होता है और अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है, जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है तथा जिसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। जैसे स्टॉक की हम बात करें, शेयर मार्केट में भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी को शेयर में बदल देते हैं, कंपनी के जो भी चीज़ें हैं, मूल्य हैं, उनको शेयरों में बदल देते हैं, तो वो एक कंपनी फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, जिसका निर्माण भारत सरकार के कंपनी अधिनियम के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। इसका जो दायित्व है वो साधारणतः सीमित ही है और इसका जो अस्तित्व है वो इसके सदस्यों से पृथक होता है, जिसकी पूंजी ट्रांसफरेबल शेयर में डिवाइड होती है। तो यहाँ पे शेयर्स बटे होते हैं, आदमी शेयर्स खरीदता है और उसमें जो भी प्रॉफिट या अपना जो भी शेयर का मूल्य है वो योगदान एक देता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई पान दुकान आदमी खोलना चाहता है, वो लोगों से क्या किया कि मेरे पान दुकान की कीमत 5,000 है, उसने अपने 5,000 के 100 शेयर बना दिए, मतलब 50-50 रुपये, उसने 100 लोगों से 50-50 रुपये लिया शेयर के तौर पे और 5,000 में अपनी दुकान खुला। जब उसने दुकान को बेचा तो 10,000 हो गया, तो वो पर शेयर कितने हो गए, 50 की जगह 100 रुपए के हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि उसने शेयर के फॉर्म में लोगों से पैसा लिया, जॉइंट स्टॉक लिया, तो जॉइंट फॉर्म में करके उसने एक कंपनी डेवलप कर ली। यहाँ पे संयुक्त पूंजी कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से होता है, जिसका दायित्व साधारणतः सीमित होता है और अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है, जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है तथा जिसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है। एल एच हैन जो फिलोसफर हैं एल एच हैन, उन्होंने उनके जो विचार हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को लेकर वो इस प्रकार हैं कि यह लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है एवं जिसकी सदस्यता के लिए स्वामित्व की आवश्यकता होती है। जैसे लोग एक कंपनी डेवलप करते हैं 5 लोग मिलके, तो वो 5 लोग क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, उस कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर या मेंबर होते हैं और वो जो भी कंपनी के हित के लिए डिसीजन लेना होता है उस बोर्ड मीटिंग में वो बैठकर बात करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या है, ये लाभ कमाने के लिए व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभक्त होती है, ट्रांसफरेबल शेयर में डिवाइड होती है, जिसकी कैपिटल और जिसकी सदस्यता के लिए स्वामित्व की आवश्यकता होती है। मतलब जितने भी इसके मेंबर होते हैं वो सभी लगभग क्या होते हैं, मालिक होते हैं, सभी बिजनेसमैन इसके
स्वामित्व को रखते हैं। किम्बल के अनुसार अगर हम बात करें तो कंपनी प्रकृति से ही कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी जो भी होती है वो नेचर से ही एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कानून अधिनियम द्वारा रचा जाता है। यहाँ पर दो विचारक थे, एल.एच. हैन और किम्बल। उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी के संदर्भ में अपने विचार दिए। किम्बल ने कहा कि कंपनी प्रकृति से ही कृत्रिम व्यक्ति है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कानून अधिनियम द्वारा रचा गया है। तो ये था हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला ये है कि कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब ये एक किसी प्रेजेंट पर्सन या किसी ह्यूमन पर्सन को ना करके एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। यह कृत्रिम या बनावटी व्यक्ति है जिसका निर्माण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। दूसरा, सीमित दायित्व। प्रत्येक अंशधारी का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। मान लो अगर 1 लाख करोड़ का कोई कंपनी का शेयर है तो जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितने ज़्यादा परसेंटेज ऑफ शेयर होंगे, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका मालिकाना हक, उसका स्वामित्व उस कंपनी पे उतना ज़्यादा होगा। तीसरा, पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का अपने अंशधारियों से पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी और उसके सदस्यों की संपत्ति, पूंजी, अधिकार और उत्तरदायित्व सभी कुछ पृथक पृथक और भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे रिलायंस के कंपनी है, उसके उसकी जो वैल्यू है वो अलग है, उसके मालिक मुकेश अंबानी की वैल्यू अलग है। मतलब उसके उससे जुड़े जितने भी सदस्य हैं उनकी अपनी संपत्ति होगी, अपनी पूंजी होंगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ होंगी। तो ये सभी कंपनी से अलग अलग होते हैं। मतलब अगर कंपनी लॉस में चली गई तो जरूरी नहीं कि उससे जुड़े व्यक्तियों के संपत्तियों को बेचकर उस कंपनी के लॉस को फुलफिल किया जाए। चौथा, अंशों की हस्तांतरणशीलता, मतलब शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी। तो अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक आप कर सकते हैं। आप अपने शेयर को दूसरे को या दूसरे के शेयर को अपने पास ले सकते हैं। सदस्यों की संख्या। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम संख्या इसके द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यदि कोई सार्वजनिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम जो सदस्यों की संख्या होगी वो 7 होगी और अधिकतम उसके द्वारा जो भी शेयर डिवाइड किए गए हैं उनकी संख्या पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट है प्रतिनिधि व्यवस्था। कंपनी का संचालन प्रबंध और उसके प्रबंध संचालकों द्वारा किया जाता है। जैसे हर कंपनी में एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो उस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा कंपनी के पृथक अस्तित्व का प्रतीक है। लाभ के लिए ऐच्छिक संघ। कंपनी लाभ कमाने की मूल भावना से व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन होता है। जो कंपनी जो भी फॉर्म होती है उसका मूल उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन है जो लाभ कमाने की भावना रखते हैं। नेक्स्ट है निर्धारित विधि से समापन। कंपनी का अंत भी अधिनियम में वर्णित समापन की विधियों द्वारा किया जा सकता है। जिस प्रकार से कंपनी आप जब फॉर्म करते हो तो भारतीय अधिनियम के द्वारा कंपनी का फॉर्म किया जाता है, उसी प्रकार जब आप कंपनी को भंग करते हो, कंपनी को खत्म करते हो, तो वो भी भारतीय अधिनियम के द्वारा ही ये जो विधियां हैं, जो नियम है, उसके आधार पर ही उसको हम बंद कर सकते हैं। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कि किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला कृत्रिम व्यक्ति होता है। दूसरा, इसके सीमित दायित्व होते हैं। तीसरा, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। चौथा, अंशों की हस्तांतरणशीलता होती है। पांचवा, सदस्यों की संख्या निर्भर करना। छठवां, प्रतिनिधि की व्यवस्था करना। सार्वमुद्रा का होना। आठवां, लाभ के लिए ऐच्छिक संघ का निर्माण करना। और नौवां, निर्धारित विधि से इसका समापन करना। क्लियर है? अब देखेंगे हम कि संयुक्त पूंजी कंपनी की क्या गुण या मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या क्या है। तो सबसे पहला है इसका स्थायी अस्तित्व का होना। दूसरा, प्रजातांत्रिक प्रबंध एवं संचालन का होना। तीसरा, एकाधिकार के लाभ रखना। चौथा, बड़े पैमाने के उत्पादन को प्रोत्साहन देना। पांचवा, जोखिम का विभाजन करना। छठवां, विशाल वित्तीय साधन का निर्माण करना। सातवां, सस्ता उत्पादन। आठवां, विनियोक्ताओं को लाभ पहुंचाना।
नौवां, आयकर संबंधी रियायतें देना। तो ये जो गुण हैं किसी भी संयुक्त पूंजी कंपनी के या जॉइंट स्टॉक कंपनी के, जैसे हर कंपनी का एक स्थायी अस्तित्व होता है, जैसे रिलायंस का अलग अस्तित्व है ना, और टाटा का अलग अस्तित्व है, बिरला का अलग अस्तित्व है, उसी प्रकार से। दूसरा, प्रजातांत्रिक प्रबंध एवं संचालन का होना, मतलब जो भी प्रजातांत्रिक मैनेजमेंट है आपका और जो संचालन डायरेक्शन है वो उस प्रकार से होना, नियम संवत होना। एकाधिकार के लाभ रखना, जो इसका मालिक होगा उसको लाभ रखने का एकाधिकार है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को उस लाभ का कुछ परसेंटेज भले दे सकता है। बड़े पैमाने के उत्पादन को प्रोत्साहन देना, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसलिए प्रोडक्शन को प्रोत्साहित करना। जोखिम का विभाजन करना, विशाल वित्तीय साधन का निर्माण करना, सस्ता उत्पादन देना ताकि ज़्यादा उसकी मांग हो सके, विनियोक्ताओं को लाभ पहुंचाना और आयकर संबंधी रियायतें देना। डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या उसके अवगुण हैं। तो सबसे पहला है प्रवर्तकों द्वारा छल कपट करना, जो भी उसके होते हैं वो आपको कुछ चीज़ें हाइड करके भी रखते हैं। गोपनीयता का अभाव होना, क्योंकि बोर्ड ऑफ मेंबर्स में जब बातें होती हैं तो किसी भी चीज़ को आप सेक्रेसी नहीं रख सकते हो। अनुत्तरदायी व्यवस्था का होना, अंशधारियों का शोषण करना, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन देना, संचालक सत्ता का केंद्रीकरण होना और आपसी हितों का टकराव होना। ये सभी क्या है, डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के हिसाब से यदि हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार की कंपनी की बात करते हैं हम। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरा होता है गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वह है जो दो व्यक्तियों द्वारा बनाई जा सकती है और जो अपने अनुच्छेदों के अनुसार शेयरों के हस्तांतरण पर रोक लगाती है। मतलब कोई भी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो मिनिमम दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनाई जाती है और उसके जो भी नियम हैं उनके अनुसार शेयरों के ट्रांसफरेबल पर भी रोक लगाती है तथा अपने सदस्यों की संख्या 50 तक सीमित रखती है। मतलब इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अधिकतम जो मेंबर की संख्या होगी, नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 50 तक ही सीमित होंगे और जनता द्वारा कंपनी के शेयर खरीदे जाने पर रोक लगाती है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी न्यूनतम 2 सदस्यों की सदस्यता से पंजीकृत की जा सकती है, किंतु सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें पूर्व व वर्तमान कर्मचारी शामिल नहीं हैं। शेयरों के संयुक्त धारकों को एक व्यक्ति माना जाता है। मतलब जिसने भी शेयर लिया है उन सभी संयुक्त धारकों को एक व्यक्ति ही माना जाता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करनी चाहिए और ना ही शेयर पूंजी के योगदान हेतु जनता को आमंत्रित करना चाहिए। मतलब आप लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते कि आप आइए और हमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। सामान्य लगाया गया प्रतिबंध यह है कि एक सदस्य अपना शेयर कंपनी के दूसरे सदस्य को भी हस्तांतरित नहीं कर सकता और इसमें सबसे जो एक जनरल बैन है वो ये है कि जो उस कंपनी के मेंबर हैं वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते अदर पर्सन्स को। इस प्रतिबंध का उद्देश्य गोपनीयता को बनाए रखना है। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर बनाई जा सकती है और उसके जो भी नियम हैं उनके अनुसार शेयरों के हस्तांतरण पर ये रोक लगता है और इसमें अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है वो 50 तक ही सीमित होती है और जो जनता के द्वारा कंपनी के शेयर को खरीदे जाने पर रोक लगाती है। ठीक है। तो साथ ही साथ ये कंपनी जो है अपने प्रोस्पेक्टस जारी नहीं कर सकता और ना ही शेयर पूंजी के योगदान हेतु लोगों को आमंत्रित कर सकता है। साथ ही साथ इसके सदस्य अपने एक शेयर को दूसरे सदस्य को भी ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है गोपनीयता को बनाए रखने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब अपने शेयरों के हस्तांतरण पर रोक लगाना। तो एक निजी कंपनी अपने अंतर नियमों द्वारा अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, परंतु यह प्रतिबंध अंशों का केवल स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण रोकता है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप, सीमित सदस्यता।
रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप, सीमित सदस्य। तो किसी भी निजी कंपनी में 50 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, परंतु इस संख्या में ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं तथा ऐसे व्यक्ति जो कि पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए भी सदस्य थे और अब कर्मचारी ना रहते हुए भी कंपनी के सदस्य हैं, सम्मिलित नहीं किए जाते। तीसरा है जनता को निमंत्रण देने पे प्रतिबंध। तो कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंध निजी रूप से ही करती है। चौथा, लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। सदस्यों का दायित्व निजी कंपनी में सदैव सीमित ही होता है। पांचवा, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। किसी भी निजी के लिए प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है। अब एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 हस्ताक्षर करता ही पर्याप्त है, मतलब मिनिमम 2 व्यक्ति मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। ये शेयरों का आवंटन योगदान का भुगतान किए जाने से पूर्व ही कर सकती है। इन्हें प्रोस्पेक्टस जारी करने की बाध्यता नहीं होती है। वर्तमान शेयर धारकों को इन्हें और अधिक शेयर प्रस्तावित करने की आवश्यकता नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद ही व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। इन्हें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, आप तुरंत अपना जो भी व्यापार है वो चालू कर सकते हो, अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। यह केवल 2 निर्देशक रख सकती है। कंपनी का स्थायी अस्तित्व होता है, इनकॉर्पोरेशन तथा व्यापार करने की सुविधा होती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहला, सीमित सदस्यों के क्रूर प्रभाव से पूंजी एवं कार्य क्षमता भी सीमित हो जाती है। कम लोग रहेंगे तो कम पूंजी और कम काम होने से जो सीमित कार्य क्षमता हो जाएगी। समावेशन की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। साझेदारी और एकल स्वामित्व की तुलना में गोपनीयता कम पड़ती है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब नेक्स्ट है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी वह व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जिसमें 7 या 7 से अधिक सदस्य होते हैं, जो कंपनी एक्ट 1956 के अधीन पंजीकृत होता है तथा जो एक्ट के अनुसार प्राइवेट कंपनी नहीं होता, अर्थात पब्लिक लिमिटेड कंपनी वह है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता। इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अनुच्छेदों में वह प्रावधान नहीं है जो इसके सदस्यों की संख्या को सीमित रखता है तथा जो आम जनता को शेयर या डिबेंचर बेचने पर रोक लगाता है। सैद्धांतिक तौर पर जन सामान्य का कोई भी सदस्य जो शेयर खरीदने के इच्छुक हो, कंपनी के शेयर को उनकी कीमत देखकर रख सकता है। जैसे आजकल बहुत सारा शेयर ट्रेडिंग होता है ना, लोग शेयर खरीदते हैं कंपनी के, तो वो सभी क्या होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रजिस्टर्ड होते हैं। और यह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है जिसमें 7 या 7 से अधिक सदस्य होते हैं और यह कंपनी एक्ट 1956 के अधीन इसको रजिस्टर्ड किया जाता है तथा जो एक्ट के अनुसार प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। अर्थात पब्लिक लिमिटेड कंपनी वह है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। इसलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अनुच्छेदों में वह प्रावधान नहीं है जो इसके सदस्यों की संख्या को सीमित रखता है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड में सीमित सदस्य होते थे, इसमें सदस्यों की संख्या पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। उसमें आप अपने शेयर लोगों को नहीं बेच सकते थे, इसमें आम जनता को आप अपने शेयर बेच सकते हैं, है ना। तो सैद्धांतिक तौर पे कोई भी व्यक्ति जो शेयर खरीदने का इच्छुक है, वो कंपनी के शेयर को उनकी कीमत देखकर रख सकता है। ठीक। अब एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यह कंपनी निजी कंपनी नहीं होती है। कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड लिखना अनिवार्य था, इसमें सिर्फ लिमिटेड लिखना अनिवार्य होता है। कंपनी के अंशों के हस्तांतरण में स्वतंत्रता होती है। सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 तथा अधिकतम संख्या इशू और सब्सक्राइब्ड शेयर के बराबर हो सकती है। कंपनी तब तक व्यापार स्टार्ट नहीं कर सकती जब तक कि व्यापार स्टार्ट करने का उसे प्रमाण पत्र ना मिल जाए। शेयर का आवंटन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक न्यूनतम अभिधान राशि प्राप्त ना हो जाए। समय समय पर वैधानिक सभा बुलाकर उसकी तत्संबंधी रिपोर्ट रजिस्ट्रार को भेजना आवश्यक होता है। केंद्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त किए बिना संचालकों की संख्या में वृद्धि नहीं की जा सकती। इसी प्रकार की कंपनी में कम से कम 3 संचालकों का होना अनिवार्य होता है। उसमें 2 होते थे, इसमें 3 होने चाहिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी।
तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की मिनिमम आवेदन राशि प्राप्त होने से पहले अंशों का आवंटन नहीं हो सकता। जो भी उसके मिनिमम अमाउंट है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप उसके शेयर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। दूसरा, अपना व्यापार प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र की प्राप्ति के पश्चात ही कर सकते हैं। जब तक आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक आप अपने बिजनेस को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसमें 1/3 संचालक अवश्य ही पारी से रिटायर होते हैं। इसमें एक समय पे 1/3 सदस्य कंटिन्यू रिटायर होते जाते हैं और नए सदस्य रिक्रूट होते जाते हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अपने शेयर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता और ऋण देने की आज्ञा नहीं है। तो ये सभी क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे आपके पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। तो आज के क्लास में हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत दो चीजें थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और आपका दूसरा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो उनके बारे में भी हमने क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमने देखा। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और इसी के साथ आज आपका सेकंड चैप्टर भी समाप्त हुआ। आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स को स्टडी कीजिए और यदि आपको किसी प्रकार के डाउट्स आते हैं तो आप मुझसे उस डाउट को गूगल मीट क्लास के द्वारा क्वेरी करके हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।